हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर, जहां पर हम एमपी जीके हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ये जो सीरीज़ है स्टार्ट करी है। एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये सेकंड लेक्चर है फॉर्मेशन ऑफ एमपी का। तो एक लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरीके से गोंडवाना लैंड को ट्रांसफ़र किया गया सेंट्रल प्रोविंस में, किस तरीके से वो सेंट्रल प्रोविंस बना। ठीक है, क्योंकि हम लोग बिफोर इंडिपेंडेंस देख रहे हैं, स्टार्टिंग से किस तरीके से गोंडवाना लैंड ब्रिटिशर्स को गया, मराठास को गया, वो सब। तो एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोग रिविजन अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गोंडवाना लैंड, जिसका हमेशा अक्सर कहा जाता है ये एमपी जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये गोंडों का था। 1740 में पहली बार इसमें रघुजी प्रथम पेशवा जो थे मराठा के, उन्होंने आक्रमण किया और गोंडवाना लैंड को अपने अंडर में कर लिया। इसके बाद आता है 1818, जो इम्पोर्टेंट डेट है, जिसमें तृतीय एंग्लो मराठा वॉर हुई। एंग्लो मराठा वॉर में पेशवा अप्पाजी भोसले को हरा दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और गोंडवाना लैंड संधि के द्वारा देना पड़ा ब्रिटिशर्स को, अप्पाजी भोसले को। ठीक है, इसके बाद 1818 में दूसरी भी संधि हुई। सिंध्यास जो मराठा के सामंत कहे जाते थे, तो उन सिंध्यास से ब्रिटिशर्स ने सागर और नर्मदा क्षेत्र ले लिया। तो अब ये मैप में एक बार फिर से देख लेते हैं। गोंडवाना लैंड ये है, नर्मदा क्षेत्र ये है, सागर ये है। तो ये जो था ये डायरेक्ट कंट्रोल वाला रीजन हो जाता है ब्रिटिशर्स के पास। कौन ने दिया था? तो सिंध्यास ने सागर और नर्मदा क्षेत्र भी दे दिया था 1818 में। फिर आता है 1852 के बारे में हम बात देखते हैं। तो डलहौजी की जो हड़प नीति है, हड़प नीति मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब ये होता है जिसका वारिस नहीं होता है, जिस राजवंश में वारिस नहीं होता, उनका जो राज्य है वो गवर्नमेंट ले लेती है या ब्रिटिशर्स हड़प लेते हैं। उस तरीके से हड़प नीति में नागपुर विदर्भ वाला जो रीजन था, उसमें राघोजी तृतीय थे, उनका कोई वारिस नहीं था, तो इन्होंने हत्या लिया गया था ब्रिटिशर्स से। नागपुर विदर्भ वाला रीजन कहाँ है? तो नागपुर विदर्भ वाला रीजन ये देखिए यहाँ पर, जो नीचे साइड का एरिया है जो एमपी से लगा हुआ, वो नागपुर विदर्भ वाला एरिया है। अब चलते हैं आगे। तो एक बार फिर से ये वाला मैप देख लेते हैं। ये सेकंड मैप में, इसमें हम देख रहे हैं सागर, महाकौशल, नर्मदा रीजन, गोंडवाना लैंड, नागपुर विदर्भ रीजन। ये इतना जो मैंने ये मार्क करके रखा है ब्लू से, ये जो था ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल रीजन में आता था, और फिर बाद में इसी को नाम दिया गया सेंट्रल प्रोविंस। ये जो सीधी ये छत्तीसगढ़ है। इसके बाद 1854 के बारे में बात करते हैं। 1854 में अप्रत्यक्ष नियंत्रण मतलब होता है इनडायरेक्ट कंट्रोल। वो वाले क्षेत्र थे जो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके इनडायरेक्ट कंट्रोल में आए थे ये वाले जो क्षेत्र थे। तो कौन कौन से थे? ग्वालियर, इंदौर, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो ये एरिया में ब्रिटिशर्स रूल तो कर रहे थे पर डायरेक्टली नहीं कर रहे थे। जो वहाँ के रूलर्स थे उन्हीं से बोल दिया था कि आप हमारे सबऑर्डिनेट बनकर यहाँ पर रूल करो। तो इस जगह को रूल करने के लिए उन्होंने एक एजेंसी भी बनाई जिसका नाम CIA रखा गया, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, जिसका गठन किया गया। और इसकी जो राजधानी है वो कहाँ रखी गई? तो इंदौर रखी गई। तो इस तरीके से ये देखिए, मैप के थ्रू देखते हैं हम। तो ये जो ग्वालियर जो सिंध्यास का है, इंदौर, फिर इसके बाद बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये जो था ये इनडायरेक्ट कंट्रोल वाला रीजन था। तो इसके लिए क्या बनाया गया? CIA, सेंट्रल इंडिया एजेंसी का निर्माण किया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। 1857 की क्रांति जो आई थी, उसमें मराठाओं ने अंग्रेज़ों पे फिर वॉर किया, मतलब फिर से आक्रमण किया। और ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन अंग्रेज़ों ने उनसे ले लिया था, गोंडवाना, नागपुर विदर्भ वाला, वापस से इसको लेने के लिए आक्रमण किया। पर अंग्रेज बार बार बचे हैं। गवा सकते थे वो, पर बहुत मुश्किल से अंग्रेज़ों ने बचाया। तो फिर उन्होंने क्या किया? कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया। कौन से? डायरेक्ट रीजन को, क्योंकि जो मराठा हैं वो अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बार बार अटैक हो रहे थे यहाँ पर। तो उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल वाले एरिया पे
कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया। कमिश्नरी क्षेत्र के अंदर ये होता है कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का छोटा मोटा विरोध भी कर रहा है तो उस पर डायरेक्ट एक्शन ली जाए, किसी भी तरीके की एक्शन हो सकती है वो। इसके बाद ये देखिए 2 नवंबर 1861 को अंग्रेज़ों ने भयवश मतलब उनको मराठों से बहुत डर लग गया था, इसीलिए उन्होंने जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला क्षेत्र है उसके लिए कमिश्नरी क्षेत्र की स्थापना कर दी। कब करी, डेट याद रखना ज़रूरी है, 2 नवंबर 1861। ठीक है, तो फिर इसके बाद कहाँ कहाँ ये डायरेक्ट कंट्रोल रखा गया, तो रीजन देखिए मैप में एक बार। महाकौशल रीजन, सागर, नर्मदा क्षेत्र, गोंडवाना, छत्तीसगढ़, नागपुर विदर्भ रीजन, इसको पूरे को बना दिया गया सेंट्रल प्रोविंस। इसका नाम क्या रखा गया, सेंट्रल प्रोविंस। तो कब रखा गया, 2 नवंबर 1861 को रखा गया। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में कर चुके थे, एक बार हमने वापस से रिवाइज किया। तो चलिए आगे का पढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोविंस, अब हमारे जो सेंट्रल प्रोविंस कब बनी, यहाँ तक हमने ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे और हमारी सेंट्रल प्रोविंस ही इस्टेब्लिश हो चुकी। आगे का पढ़ते हैं फटाक से। फिर इसके बाद आता है 1864 में निमाड़ को भी अंग्रेज़ों ने सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा बनाया। तो सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा निमाड़ भी बन गया। कब बना, 1864 में। 2 नवंबर 1861 में तो सेंट्रल प्रोविंस बना। फिर उसके बाद निमाड़ कब ऐड हुआ, तो 3 साल बाद हुआ, 1864 में निमाड़ को ऐड किया गया। फिर 1903 में अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के निज़ाम से 25 लाख वार्षिक लीज पर बरार क्षेत्र को ले लिया था। अब हैदराबाद का निज़ाम कौन था, महमूद अली उस टाइम पे हैदराबाद का निज़ाम था। अच्छा, ये निज़ाम बहुत ज़्यादा मतलब क्रूर था और बहुत ज़्यादा गुस्सेला था, पर एक चीज़ थी कि ये बहुत आलसी था। ये ऐसे तो किसी की बात नहीं मानता था, पर ये बहुत आलसी था। तो अंग्रेज़ों ने इसको बोला कि तुम बैठे रहो, हम तुम्हें 25 लाख रुपए वार्षिक आय देंगे और टैक्स कलेक्शन वगैरह जो भी है वो हम देखेंगे, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हैदराबाद का निज़ाम जो है इस बात पर एग्री कर गया और उसने 1903 में जो बरार वाला रीजन है वो किसको दे दिया, अंग्रेज़ों को दे दिया 25,000 रुपये लीज पर। इसके बाद आया 1921 भारत शासन अधिनियम, जो कि आया था 1919 को, 1919 में आया था। उसके तहत भारत शासन अधिनियम के तहत सेंट्रल प्रोविंस को कमिश्नरी क्षेत्र से गवर्नरी क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया गया। अब क्या हो रहा था, जब सेंट्रल प्रोविंस कब बना था, 1861 में सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया और कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया। कमिश्नरी क्षेत्र मतलब जहाँ पर आप बिल्कुल विरोध नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कुछ किया तो आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कठोर एक्शंस लिए जाएंगे। तो उससे क्या हो रहा था कि जो वहाँ की पब्लिक थी या फिर लोकल लोग थे वो बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स के विरोध में आने लगे थे। तो उन्हें लगा था कि अगर हमें यहीं रहना है, यहीं इन पे राज करना है, तो हम एकदम से इनको इतना ज़्यादा नहीं दबा सकते, वरना ये हमारे विरोध कर देंगे, ये हम लोगों के अगेंस्ट विरोध कर देंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो 1861 में कमिश्नरी क्षेत्र बनाया था उसको क्या कर दिया, गवर्नरी क्षेत्र बना दिया। उन लोगों से बोला कि अब हम आपको सारे जो आपके अधिकार हैं वो देंगे। ये मतलब एक तरीके से उनको कन्विंस करना था। तो कमिश्नरी रीजन को कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नरी रीजन में। कब किया गया, 1921 में। 1861 में कमिश्नरी रीजन बनाया गया था और 1921 में इसको गवर्नर रीजन बना दिया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं 1936 अंग्रेज बरार क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार जमा लेते हैं। देखो अब जो हैदराबाद का निज़ाम महमूद अली है वो बूढ़ा हो चुका था और है ना उसके पास मतलब वो लड़ने की क्षमता उसकी ख़त्म हो चुकी थी। तो अंग्रेज़ों ने बोला कि हम तुम्हें फालतू में क्यों देंगे 25 लाख रुपए वार्षिक सालाना, क्यों देंगे, तुम जाओ यहाँ से, हटो ऐसा। तो उसको हटा दिया गया हैदराबाद के निज़ाम पर हमला करके और उसको वैसे ही हटा दिया गया, वो खुद ब खुद हट गया।
उसको हटाया और बरार रीजन जो है उस पर पूर्ण अधिकार अंग्रेज़ों ने कर लिया। कब करा? 1936 में, और बरार प्रांत की स्थापना कर दी गई। अब यहाँ पर आता है सेंट्रल प्रोविंस प्लस बरार। जो हम सुनते हैं कि एमपी जो है सेंट्रल प्रोविंस और बरार को मिलाकर बनाया गया। तो सेंट्रल प्रोविंस कब बनी? 2 नवंबर 1861 में, और बरार कब बना? 24 अक्टूबर 1936 में। डेट्स याद रखनी ज़रूरी हैं कब बने। तो 2 नवंबर 1861 और 24 अक्टूबर 1936, ठीक है। इनको मिलाकर ही एमपी बनता है। अब इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो हेडक्वार्टर क्या बनाया गया था? नागपुर बनाया गया था। जैसे पूछी भी जाती है ना कि भोपाल के पहले राजधानी कौन सी थी, तो नागपुर थी। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं आफ्टर 1947, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था, एमपी में क्या क्या चीज़ें हुई। तो एमपी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में एमपी को डिवाइड कर दिया गया। तो ये इस मैप के मदद से हम समझेंगे कि कौन सा पार्ट ए था, पार्ट बी था, पार्ट सी था। तो पार्ट ए कौन सा बनाया गया? सेंट्रल प्रोविंस प्लस बरार। बरार रीजन यहाँ है, नागपुर वगैरह के पास में बरार रीजन ये है। तो जो सेंट्रल प्रोविंस और बरार को क्या बना दिया गया? पार्ट ए बना दिया गया। सेंट्रल प्रोविंस में कौन कौन सा आता है आप वो याद रखिए। महाकौशल आ रहा है, सागर आ रहा है, नर्मदा आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स आ रहे हैं। तो ये सब कहाँ आता था? सेंट्रल प्रोविंस में। और बरार का नीचे ये नागपुर वाला जो रीजन है ये। तो इसका कैपिटल क्या था पार्ट ए का? तो नागपुर था। इसके बाद पार्ट सी देखते हैं। तो पार्ट सी जो है उसमें बुंदेलखंड, विंध्य प्रदेश और भोपाल, ये तीनों आ रहे थे पार्ट सी में, जिसकी क्या राजधानी थी? रीवा। अब यहाँ पार्ट बी अगर देखेंगे तो पार्ट बी में कौन कौन से थे? ग्वालियर और इंदौर। अच्छा, ये बड़ी बड़ी रियासतें थी, बड़े बड़े जो यहाँ पर होलकर्स थे, यहाँ पर सिंधियाज थे, तो ये अपनी बड़ी बड़ी रियासतें थी। तो इसीलिए इन दो को सिर्फ कहाँ रखा गया? पार्ट सी में रखा गया, और जिनकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर दोनों रखी गई। अच्छा, ये सिंधियाज और होलकर्स इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं पड़ती थी, इसीलिए रखना पड़ा दोनों ही राजधानी को, ठीक है। तो एक इंदौर थी और ग्वालियर थी, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं पार्ट ए पार्ट सी के बारे में। तो पार्ट ए क्या है? पार्ट ए में क्या क्या हुआ था? तो पार्ट ए अंग्रेजों के प्रत्यक्ष कंट्रोल वाले क्षेत्र है। तो पार्ट वही डायरेक्ट कंट्रोल वाला क्षेत्र है। कौन सा? सेंट्रल प्रोविंस और बरार वाला रीजन। गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1948 को इसका गठन हुआ। कैपिटल क्या थी? तो कैपिटल नागपुर थी। फर्स्ट गवर्नर कौन बने? ई राघवेंद्र राव। कौन बने? ई राघवेंद्र राव बने। फर्स्ट सीएम कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। पहले जब हम पढ़ते हैं कि एमपी के पहले सीएम कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल का ही नाम आता है। इसके बाद आता है प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट कितने थे यहाँ पर? तो 15 प्रिंसली स्टेट थे। तो पार्ट ए में कितने प्रिंसली स्टेट थे? तो 15 प्रिंसली स्टेट्स थे। और संभाग क्या था? तो संभाग कितने थे? तो 5 संभाग थे और 22 जिले थे। कितने थे? 22 जिले और 5 संभाग थे पार्ट ए में। याद रखिए, कैपिटल पार्ट ए नागपुर है। 1 जनवरी 1948 को इस्टेब्लिश किया गया। सेंट्रल प्रोविंस प्लस बरार को मिलाकर। इसके बाद ई राघवेंद्र राव इसके फर्स्ट गवर्नर बने। सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल। 15 प्रिंसली स्टेट्स थे पार्ट ए में। कितने थे? 15 जो प्रिंसली स्टेट थे, और संभाग 5 थे और जिले 22 थे। इसके बाद ये प्रिंसली स्टेट से 15 याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ सकते हैं। जंग भरबार, बस्तर, जसपुर, दाई खदान, राजनांदगांव, राजगढ़, कांकेर, करवद, कोरिया, ये सारे जो हैं 15 नाम आप पढ़ सकते हैं एक बार, ज़रूरी नहीं है याद रखना।
इसके बाद पार्ट बी में चलते हैं हम। पार्ट बी में क्या था, पार्ट बी को मालवा संघ का नाम दिया गया, मालवा यूनियन का और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्वालियर, ये तीनों नाम थे पार्ट बी के, ठीक है। और इसका इसको 26 जनवरी 1960 को नया नाम दिया गया था मध्य भारत। क्या नाम दिया गया था, मध्य भारत। 1960 को मध्य भारत नाम दिया गया, जिसमें निवाड़, मालवा, इंदौर और ग्वालियर था। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट, इसका गठन कब हुआ, अच्छा रीनेम किया गया था वो बताया गया है यहाँ पे। अब 1956 के बाद का अभी हमने नहीं पढ़ा है, और अभी हम पहले का ही पढ़ रहे हैं, 1956 जब एमपी का गठन हुआ उसके पहले का। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 28 मई 1948 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ पार्ट बी का। फिर इसकी कैपिटल क्या थी, 2 कैपिटल थी, ग्रीष्मकालीन कैपिटल इंदौर और शीतकालीन कैपिटल क्या थी, ग्वालियर थी। इसके बाद राज प्रमुख कौन बने, तो जीवाजी सिंधिया बने, और उप राज प्रमुख कौन बने, यशवंतराव होलकर। ये दोनों लड़ते थे तो इन दोनों को देना ज़रूरी था पोस्ट। प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी और प्रथम गवर्नर तख्तमल जैन। इसमें क्या कितनी थी प्रिंसली स्टेट्स, तो 25 थी। तो याद रखिए पार्ट ए में 15, इसमें 25। अब पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी में विंध्य प्रदेश, विंध्यन रीजन आता है, जिसका गठन हुआ 12 मार्च 1948 को बीपी मेनन के द्वारा किया गया। उद्घाटन कब हुआ, 4 अप्रैल 1948 को एन.वी. गाडगिल के द्वारा किया गया। इसमें रीजन कौन कौन से आते हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, भोपाल और विंध्यन रीजन जो भी है। तो ये जो बघेलखंड वाला जो रीजन है उसी को विंध्यन रीजन का नाम दिया गया। तो यहाँ पे 3 आ रहे हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड और भोपाल वाला रीजन। विंध्य प्रदेश पहले पार्ट बी में था, याद रखिए पहले पार्ट बी में था। इसको 1950 में इसे पार्ट सी में शामिल किया गया था। फिर इसकी कैपिटल क्या रही, रीवा रही। राज प्रमुख जो रहे मार्तंड सिंह रहे। उप राज प्रमुख रहे यादवेंद्र सिंह। पन्ना रियासत के थे ये, बुंदेलखंड के पन्ना रियासत के थे। पहले सीएम शंभुनाथ शुक्ला बने, और इसमें कितनी थी, 38 प्रिंसली स्टेट थी। तो पार्ट ए में 15, पार्ट बी में 25 और पार्ट सी में 38, ठीक है। और इसके विधानसभा के सदस्य 60 थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो बने वो श्री शिवानंद जी बने। अब पार्ट बी का भोपाल स्टेट का अलग से सीन है कि जो भोपाल है वो इंडियन यूनियन में मिलना नहीं चाह रहा था। वो चाह रहा था जो भोपाल के जो नवाब थे वो नहीं मिलना चाह रहे थे इंडिया में। वो कह रहे थे कि वो इंडिया के इंडिपेंडेंट स्टेट रहेंगे, भोपाल एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा। पर इस पार्ट सी में रखा गया था भोपाल। ऑलरेडी मैंने बताया कि पार्ट सी का हिस्सा था भोपाल। इसके बाद इसका विलय प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा करना था। प्रजामंडल आंदोलन पूरे इंडिया में चल रहा था, जिससे क्या हो रहा था, विलयकरण हो रहा था। तो भोपाल में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हैं ये एक्टिविस्ट थे, कौन से, प्रजामंडल आंदोलन के, जो इसके अगेंस्ट कर रहे थे कि आप मिलाओ भारत सरकार में, भारत संघ में भोपाल को मिलाओ। तो जो अमीदुल्ला खान है इन्होंने अटैक किया एक तरीके से इन पर, और भोपाल का जलियांवाला बाग कांड भी बोला जाता है। इनके बहुत सारे जो सपोर्टर्स थे उन पे अटैक किया गया। कब किया गया, 12 जून 1949 को बोरास रायसेन के पास में जलियांवाला बाग कांड भोपाल का हुआ था। उसके बाद जो हमीदुल्ला खान हैं उनको एक वार्निंग नोटिस गया था, किसके विलीनीकरण पत्र गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से।
तो 30 अप्रैल 1949 को भारत संघ में विलय के हस्ताक्षर कर दिए गए। तो इसके कारण भारत सरकार ने इनको वार्निंग दी थी कि हम आपको चारों तरफ से घेर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो भोपाल है वो बीच का हिस्सा है और बाकी सारे मिल गए थे, सिर्फ भोपाल नहीं मिला था। तो फिर इस चीज़ से डर के हमीदुल्ला खान ने 30 अप्रैल 1949 को सिग्नेचर कर दिए। फिर 1 जून 1949 को भोपाल को विलय कर लिया गया था। इसकी असेंबली में 30 सदस्य थे। फर्स्ट सीएम बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि प्रजामंडल आंदोलन के एक्टिविस्ट थे, उन्हीं को बनाया गया सीएम। स्पीकर बने सुल्तान मोहम्मद। तो यहाँ तक कि जब हमारे स्टेट्स के बाद पार्ट बी पार्ट सी की बात हो चुकी है, अब 1956 जब एमपी बना उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो ज़रूर कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।